हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी 2022 और नीट 2022 इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हमें पता है नीट की एग्ज़ाम 17 जुलाई को है और सीईटी की जो एग्ज़ाम्स है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अभी आज हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशंस ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, सारी कंसेप्ट समझेंगे और फॉर्मूले देखेंगे। और यही हमें कंटिन्यूसली चालू रहेगा। एक एक चैप्टर के हम लोग थ्योरी एक लेक्चर में, और अलग से एक एमसीक्यू सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो जल्दी आपको एक दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस होता क्या है? जैसे कि हमने मोशन के कुछ टाइप्स देखे थे, राइट? आपको याद होगा या फिर आपने सर्कुलर मोशन का लेक्चर देखा होगा। सो मोशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक 3 टाइप करते हैं, जिसमें एक होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है रोटेशनल और तीसरा होता है वाइब्रेशन। ओके, ये वाइब्रेशन जो पार्ट होता है वो उसे ऑसिलेशन भी हम लोग बोलते हैं। सो ऑसिलेशन होता क्या है? यस, ऑसिलेशन जो है वो होता है टू एंड फ्रो मोशन। ध्यान में रखिए, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे रोटेशन हम लोग देखते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा है तो बस ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो रोटेशनल हो, ओके, तो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो अगर ऐसे घूम रहा है वो फिर से रिटर्न आ रहा है, ऐसे घूम रहा है फिर से रिटर्न आ रहा है, घूम रहा है फिर से रिटर्न आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम होता है, राइट? पेंडुलम होता है। पेंडुलम कैसे वर्क करता है? देखो, इस साइड में गया, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर जाएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर जाएगा फिर रिटर्न आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होती है, फर्स्ट थिंग। ओके, चलो मैं यहाँ पे कुछ उसके ऊपर पॉइंट्स लिखता हूँ। तो ऑसिलेशन हमें याद में रखना हमेशा टू एंड फ्रो मोशन होती है। ओके, देन ही पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? यस, ये मोशन जो है इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, देन अभी ये जो मोशन है इसमें क्या खास है वो हमें देखना है। तो देखिए, ऑसिलेशन में या फिर उसको हम लोग, और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एनसीईआरटी के सिलेबस में देखेंगे ऑसिलेशन या फिर उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करके भी मेंशन किया जाता है, इवन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी। ओके, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन क्या होती है? तो फर्स्ट थिंग इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ये टू एंड फ्रो मोशन है और सेकेंड पीरियोडिक मोशन है जो कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है। ओके, तो इसमें खासियत क्या है? तो देखिए, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते। ओके, अभी देखो पेंडुलम इस साइड में गया तो पेंडुलम यहाँ पे आने की कोशिश करता है हमेशा, राइट? पेंडुलम यहाँ पे गया तो यहाँ पे आने की कोशिश करता है। मतलब इस मोशन में जब भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, ओके, इस जिस पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। और जिस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने ध्यान में रखना है कि एक फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये पहला पॉइंट। ओके, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको -x लिखते हैं। ओके, तो इसको बुक वाला एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो एक स्प्रिंग हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। अभी इसको हम लोग ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो ये मीन पोजीशन हो गई। ओके, ये मीन पोजीशन हो गई। इसको अगर हम लोग ऑसिलेट करते हैं तो इस तरीके से ऑसिलेट होगा, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, और यहाँ पे कॉम्प्रेस भी होगा तो यहाँ तक होगा। ओके, सो ये मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई।
ओके, तो देखिए हम लोग जितना उसको स्ट्रेच करेंगे या फिर जितना पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे उतने ज़्यादा फोर्स से वो रिटर्न आता है। सो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, स्कूल में आपने एक एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि ऐसे रबर बैंड लेते और अपने दोस्त के हाथ पे ऐसे रख के स्ट्रेच करते, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते उतने ज़ोर से वो रिटर्न आता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x और इसको हम लोग के लिखते हैं, वेयर के इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं उसको, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ये पहला फॉर्मूला हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन नहीं देखने वाले, हम लोग बस कंसेप्ट देखने वाले हैं। डेरिवेशंस के लिए आपको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप 11th या 12th में हो आपके लेक्चर्स जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। यस, तो चलो अभी ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखी है। तो फिर हमारा जो पहला पॉइंट हो क्या आता है हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है? ओके, तो इसी फोर्स को देखो हम लोग लेते हैं F इज इक्वल टू -kx। ओके, देन F इज इक्वल टू हमें पता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ma इज इक्वल टू -kx, तो ये हो जाएगा ma प्लस kx इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है d2x बाय dt स्क्वेयर। यस, ये हमें पता है, सबको पता है। यस, हमें पता है ना, एक्सेलरेशन जो होता है एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, बट वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी जो होती है dx बाय dt। सो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, देन यहाँ पे लिखा जाता है kx इज इक्वल टू 0, राइट। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, m से डिवाइड कर लेते हैं, d2x बाई dt स्क्वेयर प्लस k बाई एम x इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ये जो k बाई एम है इसको हम लोग अगर डिराइव करते हैं तो ये होता है k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर। फिर हमारी इक्वेशन बन जाती है d2x बाई dt स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, सो आप नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अभी सुबह के 7 बजे फिर भी इतना पसीना आ रहा है, सोच सकते हो कितनी गर्मी है। चलिए, तो ये हो गई हमारी पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एग्जाम्पल सॉल्विंग में। यस, चलो, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। ओके, जिसको हम लोग डिराइव नहीं करने वाले क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जा सकता है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होता है? तो देखिए, अगर ये ऑसिलेटिंग पाथ है, मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, ऑसिलेट करते वक्त तो यहाँ से लेके ऐसे घूम रहा है, तो ये यहाँ तक अगर होता है तो ये एक्स इसको बोला जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन और एक बात, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है, वो है फेज। अभी बहुत सारे बच्चों का ना फेज ही नहीं समझ में आता, ये फेज होता क्या है। तो फेज अगर मैथमेटिकली देखा जाए, फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार देखा जाए तो वो एंगल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, वैसे एंगल्स यहाँ पे नहीं है। ओके, मीन्स आपको प्रोटेक्टर वाले एंगल्स यहाँ पे नहीं मेजर करने। तो फिर एंगल को कैसे लिया जाता है? तो सिंपल है, देखो ये ऑसिलेटिंग पाथ है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ओके, ये उसकी मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक ऑसिलेशन कब से पूरी होती है, कब पूरी होती है? तो देखिए यहाँ से यहाँ पे गया,
ओके, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं 0 to 1, फिर यहाँ से रिटर्न आया 0 to 2, 1 to 2 सॉरी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 3, ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक गया ये 4, मतलब देखो 1 2 3 4, ओके। तो ये पूरे वाइब्रेशन को, पूरे ऑसिलेशन को एक साइकिल कंसीडर की जाती है, ओके, एक साइकिल कंसीडर की जाती है। अब इस साइकिल को कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ, ओके। अभी बस यहाँ से ऐसा नहीं कि 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 0, ओके, आप देख सकते हो 0 देन 1 देन 2, फिर से सेंटर में आ गया, फिर 3 एंड देन 4, ओके, इस तरीके से। तो मतलब अभी क्या करना है, ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, 1 साइकिल इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ओके। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मीन से लेके एक्सट्रीम तक, मीन से लेके एक्सट्रीम तक जाता है तो बस एक ही पार्ट, क्वार्टर पार्ट कवर होता है, राइट। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग π/2 और 90 डिग्री फेज होता है, ओके। अभी यहाँ पे एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम 1 से लेके एक्सट्रीम 2 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आता है तो देखो ये हो गया π/2, ये हो गया π/2, मतलब कितना हो जाएगा पाई। तो ये होता है फेज। मतलब आपको क्या करना है, जो भी उसकी वाइब्रेटिंग स्टेट है उसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको फेज समझ में आएगा तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फेज की वजह से बच्चों को वहाँ पे समझ में नहीं आता व्हाट इज़ फेज डिफरेंस। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ओके। सो ये होती है फेज, ध्यान में रखिए। एक पूरा वाइब्रेशन 360 डिग्री, हाफ वाइब्रेशन 180 डिग्री, 1/4 वाइब्रेशन 90 डिग्री, उसके भी हाफ 45 डिग्री, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग फेज। तो अभी वैसे ही अगर ये एक साइकिल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे कंसीडर की जाती है, ओके। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, वेयर k इज रिस्टोरिंग कांस्टेंट, जो हमने अभी देखा था। यस, ये ऑसिलेशन में ऐसा होता है, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो आई होप फेज आपको समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x होता है यहाँ पे, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस फाई या फिर अल्फा हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ओके। सो ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, देखिए ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड और ये होता है फेज, ओके। एम्पलीट्यूड और फेज। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन्स मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा मीन पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट दूर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, ओके। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैटर करता है, मीन्स अगर फेज यहाँ पे फेज की वजह से साइन वैल्यू मैक्सिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम के बराबर हो जाता है, ओके। देन यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा √a² - x², ओके। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x, ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए मेन पोजीशन पे x कितना होता है, x होता है 0, ओके। देन एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना होता है, प्लस और माइनस a, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, देखो a - 0 मतलब a² रूट मतलब क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a ओमेगा, ये मैक्सिमम होती है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - a², सो ये हो जाएगी 0, ओके। देन यहाँ पे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन भी 0, और एक्सेलरेशन
अगर डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए है और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अभी प्लस माइनस की जगह मैंने माइनस प्लस क्या लिखा, तो देखिए यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे वो माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। मीन्स उसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा होगा तो अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऐसे, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने ये नोट कर लेने हैं। यस, नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि अगर व्हेन, ठीक है, व्हेन SHM starts from mean पोजीशन से स्टार्ट हो गया तो मीन पोजीशन पे फेस कितना होता है, फाई 0 हो जाएगा, ओके। तो हमारी इक्वेशन हो जाती x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, सो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, नो नीड टू यूज दिस जनरलाइज फॉर्मूला, ओके। देन ये फॉर्मूला जो है ये जनरल है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, ओके। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्हेन SHM स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, सो ये हो जाता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अभी इसका प्रूफ हमने बोर्ड्स में किया है। फाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 पाई बाई टू प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी। यस, देन कुछ बेसिक फॉर्मूले तो हमें पता ही है, पीरियड फ्रीक्वेंसी वो हमने SHM में भी की है। पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई सॉरी ओमेगा अपॉन 2 पाई, उल्टा हो जाएगा, ओके। ये फॉर्मूले हमने ध्यान में रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होती है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी इन SHM। अभी जैसे पार्टिकल ऑसिलेट होता है, मीन्स उसकी मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रही है, तो उसमें दो एनर्जीज रहेगी, कौन सी, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो चलो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ, यहाँ पे हो जाएगा k, यस, ब्रैकेट इन ब्रैकेट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर उसको हम लोग करेंगे हाफ, k मतलब हो जाता है m ओमेगा स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। व्हाट इज के, रिस्टोरिंग कांस्टेंट, ए एम्पलीट्यूड, एक्स डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, बराबर है पर्टिकुलर मोमेंट, एम जो ऑब्जेक्ट का मास है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। देन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे तो हो जाती हाफ के एक्स स्क्वेयर, या फिर उसको लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ओके। अगर हम लोग टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स तो दोनों को ऐड करते हैं, तो देखिए हम लोग को आंसर मिल जाएगा हाफ के ए स्क्वेयर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने। तो किसी भी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनकी सम हमेशा सेम रहेगी, उसकी एडिशन हमेशा सेम रहेगी। तो यही बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी एक ग्राफ में। यस, एक ग्राफ हमें दिया है, इसको बोला है टोटल एनर्जी, ओके। देन यहाँ पे मीन पोजीशन और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। तो
यस, आप गेस कर सकते हो अभी रेड वाली कौन सी है और ब्लू वाली कौन सी है। यस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए मेन पोजीशन पे अगर हम लोग आते हैं, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, एक 0 हो जाएगा, मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। मतलब ये ब्लू वाली कौन सी होगी, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, और मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, मतलब ये रेड वाली होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ध्यान में रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्जर्व, राइट। तो देखिए कितना सिंपल है। यस, चलिए now next important topic in this chapter is simple pendulum। अभी सिंपल पेंडुलम को हम लोग ऑसिलेशन तभी कंसीडर करते हैं जब उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो रहा हो। ओके, क्योंकि उसकी जो पाथ है वो इट शुड बी लीनियर। अगर वो लीनियर नहीं है तो हम लोग उसको एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक एसएचएम कंसीडर नहीं करते। ओके, तो ध्यान में रखना है। तो उसका पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है इट डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ, नॉट ऑन मास। ओके, नॉट ऑन मास। ऑल्सो हम लोग एक बात और कंसिडर कर सकते हैं, नॉट ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड हम लोग बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पेंडुलम ने आपने जोर से ऑसिलेट किया तो उसका स्पीड बढ़, मतलब वो उसका पीरियड जो है कम हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पाथ बढ़ जाएगा। ओके, इसलिए पेंडुलम को ऑसिलेट करते टाइम आपने ये ध्यान में नहीं रखना है कि अगर हम लोग ज़्यादा ऑसिलेट करते हैं तो पीरियड बढ़ जाएगा या फिर कम करते तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटर वे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखनी है, पेंडुलम को हमेशा थोड़ा सा ही ऑसिलेट करना है ताकि उसका जो ऑसिलेशन पाथ है, ऑसिलेटिंग पाथ है, वो स्ट्रेट रहे। अगर वो स्ट्रेट रहता है तो आपके आंसर करेक्ट आएंगे, अदरवाइज वो थोड़े से वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेंगे। ओके, सो एक सिंपल थिंग है यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है सिंपल पेंडुलम की। यस, नाउ नेक्स्ट है एंगुलर एसएचएम। अभी एंगुलर एसएचएम क्या होता है? ओके, एक मिनट रुकिए, मैं चार्जर लेके आता हूँ। यस, सो मेरे पास एक ही पेंडुलम रहता है हमेशा। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है। ओके, तो हमें पता है कि ये सिंपल पेंडुलम हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग, अगर इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन रहता है, तो होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी एंगुलर एसएचएम क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो देखो ऐसे होता है। अभी थोड़ा सा वायर मतलब हार्ड वायर है तो इतना ऑसिलेट नहीं होगा, तो देखिए ऐसे होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, इसको बोला जाता है एंगुलर एसएचएम, मतलब इस तरीके से अगर ऑसिलेट होता है तो। ओके, तो ध्यान में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऑसिलेशन एंगुलर या फिर रोटेशनल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम। ओके, उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। अभी मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, पहले वाली जो थी d2x/dt², राइट, प्लस क्या था k x = 0। तो इसी इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करके एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। m की जगह होता है इनर्शिया, ओके, d2θ/dt² प्लस k की जगह होगा c θ = 0, है ना। क्योंकि हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में देखा है कि मास के इक्विवेलेंट कौन होता है, इनर्शिया, ओके, और k को कौन कंप्लीट करेगा, c, ओके, और x की जगह आएगा थीटा। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, इनर्शिया
रोटेशनल इनर्शिया, राइट। फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट या फिर उसको बोलेंगे ट्विस्ट कांस्टेंट, ओके, टॉर्क कांस्टेंट या ट्विस्ट कांस्टेंट। सो ये इक्वेशंस होती है हमारी। चलो नाउ सॉरी, क्या कर सकते, गर्मी इतनी है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम आपने ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब क्या होता है कि जिसका पीरियड 2 सेकेंड हो, जिसका पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड। तो हमें फॉर्मूला पता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g। सो पीरियड डालेंगे हम लोग 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2π√L/g। सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग, सो 1 इज इक्वल टू π²L/g। सो इसका मतलब L हो जाता है g/π², एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम के लेंथ का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाता है, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। यस, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो क्या होता है, स्प्रिंग के ऊपर, राइट। स्प्रिंग्स के ऊपर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर रहता है, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है के। तो हम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हमें पता है F इज इक्वल टू KX, राइट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर ऑसिलेशन पे इस K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है, और अगर स्प्रिंग पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं तो इस K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है ना। तो चलिए यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो बस एक सिंपल बात ध्यान में रखनी है, 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 करना है, ओके। अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 करना है और आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ में है रेसिप्रोकल से ऐड करिए, पैरेलल में है डायरेक्ट ऐड करिए। मतलब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, जब स्प्रिंग्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करता है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है ना। रिस्टोर मतलब उसको ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होने देगा, लेकिन 2 स्प्रिंग लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने वाला है, ओके, सीरीज़ में। यही 2 स्प्रिंग अगर हम लोग पैरेलल में लगाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। 3 स्प्रिंग से 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, 4 स्प्रिंग से 4 कर दो, ओके। वैसे ही k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एकदम सिंपल है बच्चों, ओके। सो इस तरीके से हम लोग जो ऑसिलेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ 1-2 फॉर्मूले होंगे जो शायद से रह गए होंगे, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में ध्यान में रखेंगे। प्रॉब्लम के लेक्चर्स जो है वो अलग रहेंगे, MCQ सॉल्विंग के लेक्चर से अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स की लेंथ भी बढ़ रही थी और टाइम मैनेजमेंट का भी इशू था। सो आई होप ये आपको ऑसिलेशन समझ में आया होगा। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें बताइए, कमेंट्स में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे मॉक टेस्ट देते रहिए। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको फ़ायदा होने वाला है। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।